हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग? सब बढ़िया है ना? मैंने एपिसोड 6 में कहा था कि अकाउंटिंग जो है वो थ्योरेटिकल सब्जेक्ट है ही नहीं, वो एक प्रैक्टिकल सब्जेक्ट है। तो इस एपिसोड में हम अकाउंटिंग को प्रैक्टिकली एक सॉफ्टवेयर का यूज करके देखेंगे, और वो सॉफ्टवेयर अकाउंटिंग में बहुत यूज होता है जिसका नाम है टैली। तो स्टार्ट करते हैं। इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल का आइकन दबाना ना भूलें, अदरवाइज आप मेरे लेटेस्ट वीडियो मिस कर जाओगे। तो सबसे पहले हमें यहाँ पे कंपनी क्रिएट करनी पड़ती है। जैसे यहाँ पे आ गया, एक तो डायरेक्टरी यहाँ पे दिखता है कि कहाँ से इसको एक्सेस मिल रहा है। नेम, तो जैसे कार्तिक सहानी एंड कंपनी। यहाँ पे आपका एड्रेस आ जाएगा, ऑफिस एड्रेस, कहाँ पे आपका कंप्लायंस हो रहा है। जैसे मैं महाराष्ट्र में, तो महाराष्ट्र का डिटेल्स आ जाएगी। पिन कोड आप डाल सकते हो, अपना टेलीफोन नंबर, अपनी ईमेल डिटेल्स यहाँ पे एंटर कर सकते हो। करेंसी सिंबल जैसे रुपीस है। यहाँ पर आपको पूछता है कि आपको स्टॉक डिटेल्स मेंटेन करना है या सिर्फ अकाउंट डिटेल्स चाहिए। तो अकाउंट विद इन्वेंट्री अगर आप स्टॉक में करते हो तो इसमें अकाउंट विद इन्वेंट्री सिलेक्ट कीजिए। आपको फाइनेंशियल ईयर कब से स्टार्ट हो रहा है। फाइनेंशियल ईयर जनरली 1 अप्रैल से स्टार्ट होता है, तो करंट फाइनेंशियल ईयर जैसे 19 से स्टार्ट करते हैं। बुक्स भी हमारी 1 अप्रैल 2019 से स्टार्ट हो रही है। ओपनिंग बैलेंस एजुकेशनल मोड है, मेरे पास लाइसेंस इसका पूरा नहीं है तो इसलिए मैं पूरे फीचर इसका एक्सेस नहीं कर पाऊंगा। टैली में पासवर्ड डाल सकते हो आप। सिक्योरिटी कंट्रोल आपके ऊपर है। बेस करेंसी रुपीस में इंडियन, फॉर्मल नेम इंडियन रुपीस, डेसिमल प्लेसेस 2 डाल सकते हो, 3 4 आपके हिसाब से, और बेसिक डिटेल्स। और उसके बाद सिंपली आपको कंट्रोल ए प्रेस करना है, आपकी कंपनी क्रिएट होना स्टार्ट हो गई। सिर्फ कुछ जब तक ये 100% नहीं हो जाता हमें वेट करना पड़ता है। देखिए, आपका फाइनेंशियल 1 अप्रैल से स्टार्ट होकर 31 मार्च 2020 को कंप्लीट होगा। नेम ऑफ कंपनी कार्तिक सानी एंड कंपनी। अब तक कोई एंट्रीज नहीं है इसलिए नो वाउचर एंटर्स होता है। तो सबसे पहले जैसे एक मैंने कार्तिक सानी ने अपने बिजनेस में 1.5 लाख रुपए बैंक के थ्रू बिजनेस में लाया। तो यहाँ पे हम अकाउंटिंग वाउचर्स में जाएंगे। इसमें एक चीज देख लेते हैं, F1 फीचर्स दिखता है जिसमें 3 टाइप के फीचर्स आते हैं, अकाउंटिंग फीचर्स, इन्वेंट्री और स्टैट्यूटरी। स्टैट्यूटरी मीन्स लॉ के, इनकम टैक्स हो गया, जीएसटी हो गया, इस टाइप के फीचर्स। मुझे यहाँ पे इन्वेंट्री फीचर्स में ये देखना है कि इसमें अकाउंट के साथ इन्वेंट्री आई है क्या। तो यहाँ पे आप देख रहे होंगे यस लिखा हुआ है। दैट्स इट, हमारा काम हो गया। कोई भी चीज आपको अगर टैली में इमीडिएटली कंप्लीट करना है तो सिंपली कंट्रोल ए प्रेस कीजिए, वो ऑटोमेटिकली पूरी सेव कर देगा उसे। बैक है अकाउंटिंग वाउचर। यहाँ पे आप राइट हैंड साइड में देखोगे तो आपको अलग अलग वाउचर्स दिखते हैं। इन वाउचर्स में आप बिजनेस का पूरा ओवरऑल मैकेनिज्म देख पाओगे कि सेल होता है तो कैसे अकाउंटिंग करेंगे, परचेज होता है तो कैसे अकाउंटिंग करेंगे, एक्सपेंडिचर्स होते हैं कैसे अकाउंटिंग करेंगे, इनकम कैसे अकाउंटिंग करते हैं, असेट लायबिलिटीज को कैसे अकाउंट करते हैं। यहाँ पे वाउचर्स के थ्रू किया जाता है, इसलिए इनको अकाउंटिंग वाउचर्स कहा जाता है। तो स्टार्टिंग में कैपिटल इंट्रोड्यूस करना है प्रोप्राइटर को अपने बिजनेस में। हाँ, इसमें एक और चीज आप ध्यान रखिए कि हमेशा बिजनेस में एक सिंपल रूल अप्लाई होता है, उसके ऑनर को और उसके बिजनेस को अलग किया जाता है। जैसे कार्तिक साहनी कंपनी का ऑनर कार्तिक साहनी है, तो कार्तिक साहनी अलग हो गया और कार्तिक साहनी कंपनी अलग हो गया। दोनों अलग अलग पार्टीज हैं एक दूसरे के लिए, तो उस एंगल से हमें अकाउंटिंग करनी पड़ती है। सेम चीज कंपनी में भी होता है, जैसे बिल गेट्स अलग हो गए और माइक्रोसॉफ्ट अलग हो गया। सानी बिजनेस में 1 लाख रुपए ला रहा है, तो रिसिप्ट यहाँ पे मैं पूरी एंट्री जो है 31 मार्च 2020 को करूंगा, क्योंकि अदरवाइज हम पूरा एक एक एंट्री करने जाएंगे तो इसमें बहुत टाइम लग सकता है। तो हम सिर्फ एक एंट्रीज के थ्रू अकाउंटिंग करेंगे। यहाँ पे F2 प्रेस करोगे तो वाउचर डेट आ जाती है, तो मैं यहाँ पे सिंपली 31 मार्च 2020 मैं पूरी एंट्रीज करूंगा। यहाँ पे अकाउंट में आपको लिखना पड़ता है कि आपको क्या चीज अकाउंट में रिफ्लेक्ट करवानी है। तो जैसे
मुझे बैंक में पैसा आया है। मैं मतलब कार्तिक साहनी एंड कंपनी, नॉट अ कार्तिक साहनी। तो बैंक, लेकिन बैंक तो है ही नहीं हमारे। अब तक पहले बैंक ओपन करना पड़ेगा, बैंक में जाएंगे, अकाउंट ओपन करवाएंगे। तो यहाँ पे भी अकाउंट, आपकी खुद की अकाउंटिंग बुक्स में आपको अकाउंट क्रिएट करना पड़ता है, जस्ट लाइक बैंक। तो अल्ट सी का यूज करके आप अकाउंट क्रिएट करेंगे। तो जैसे कार्तिक साहनी ने स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में अकाउंट ओपन करवाया, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, और ब्रांच का नाम भी यहाँ पे लिख सकते हो। और ये चीज बैंक अकाउंट की कैटेगरी में आएगी। यहाँ पे आपने देखा किसके अंडर में लाना है, बैंक अकाउंट। बैंक की डिटेल डाल सकते हो, उसका ब्रांच, बीएसआर कोड, नया नहीं लिख रहा फॉर सेक ऑफ सिंप्लिसिटी, सिंपली कंट्रोल है। बैंक में पैसा आया, किसने पैसा दिया, कार्तिक साहनी ने। तो यहाँ पे एक और अकाउंट बनाएंगे कि कार्तिक साहनी अकाउंट है नहीं। फिर से अकाउंट ओपन करने के लिए टैली में अल्ट सी का यूज करना पड़ता है। यहाँ पे कार्तिक साहनी, ये कौन है, ऑनर। तो अकाउंटिंग में ऑनर के नाम, ऑनर का जो अकाउंट है वो कैपिटल अकाउंट में आता है। तो यहाँ पे कैपिटल अकाउंट, सिंपली कंट्रोल ले, कितना, 1.5 लाख रुपए। यहाँ पर आप सिंपली लिख सकते हो कि ऑनर ने बिजनेस में कैश लाया है, ओके, एक्सेप्ट, अकाउंटिंग हो गई। अभी आप देखेंगे कि वो प्रॉपर तरीके से हुई है कि नहीं अकाउंटिंग। बैलेंस शीट में आप गए, देखिए कैपिटल में ऑनर कार्तिक साहनी है 1.5 लाख रुपए, करंट असेट मतलब बैंक अकाउंट 1.5 लाख। तो यहाँ पे आप नीचे देखोगे 1.5 लाख दोनों जगह पे है। अकाउंटिंग में बैलेंस शीट जो होती है उसके दोनों साइड मैच होने चाहिए। और सिंपल सा लॉजिक यह है कि अकाउंटिंग में डेबिट और क्रेडिट हमेशा मैच होना चाहिए, ओके। फिर से हम अकाउंटिंग वाउचर्स पे जाएंगे। अभी 1.5 लाख रुपए से हम कुछ असेट्स खरीदेंगे बिजनेस को रन करने के लिए। तो यहाँ पे पेमेंट करना पड़ेगा। यहाँ पेमेंट का देखिए F5 में पेमेंट में गए, अकाउंट, इसको हम बैंक से पेमेंट करेंगे। तो यहाँ पे देखिए स्टेट बैंक ऑफ इंडिया लिखी हुई है। क्या चीज खरीदना है हमें, फिक्स्ड एसेट्स खरीदना है। फिक्स्ड एसेट्स के लिए अकाउंट क्रिएट करना पड़ेगा। पहले यहाँ पे फिक्स्ड एसेट्स क्या होते हैं वो समझ लेते हैं। फिक्स्ड एसेट्स जो है वो फिजिकल एसेट्स होते हैं और इन एसेट्स का यूज होता है बिजनेस को रन करने के लिए, वो भी लंबे टाइम तक। जैसे आपने कोई मशीनरी खरीदी अपने प्रोडक्शन के लिए और उससे आप मैन्युफैक्चरिंग कर रहे हो, तो जनरली उसकी लाइफ 1 साल से ज्यादा रहेगी। और यही एसेट जो है आपके बिजनेस को प्रोडक्शन करने में हेल्प कर रहा है। व्हीकल, अपने एक ट्रांसपोर्ट व्हीकल परचेज किया अपने गुड्स को एक प्लेस से दूसरे प्लेस पर पहुंचाने की, और उसकी भी लाइफ जनरली 1 साल से ऊपर ही होती है। तो सिंपली फिक्स्ड एसेट मतलब वो एसेट जो आपके बिजनेस को हेल्प करते हैं रन करने में लंबे टाइम तक। तो यहाँ पे हम एक मशीनरी अकाउंट क्रिएट कर देते हैं, हमेशा अंडर में फिक्स्ड एसेट है, ओके। कंट्रोल है, मशीनरी 1 लाख रुपए की। सेम चीज यहाँ नरेशन आप अपने हिसाब से, कन्वीनियंस के हिसाब से लिख सकते हैं। यहाँ पे एक्सेप्ट, पेमेंट हो गया। और फिर से 20,000 का फिर से आपने एक कंप्यूटर खरीदा अपनी अकाउंटिंग करवाने के लिए बिजनेस में। तो यहाँ पे कंप्यूटर भी है, कंप्यूटर भी फिक्स्ड एसेट्स की कैटेगरी में आता है। उसकी लाइफ मोर देन 1 ईयर है और यह बिजनेस को हेल्प कर रहा है। कंप्यूटर, तो कंप्यूटर भी हमने बैंक के थ्रू परचेज किया, कंप्यूटर अकाउंट नहीं है। आप यहाँ पे टाइप करेंगे नहीं दिखेगा। अकाउंटिंग में हर एक अकाउंट आपको ओपन करना पड़ता है। तो यहाँ पे अल्ट सी, कंप्यूटर अकाउंट, फिक्स्ड एसेट्स की कैटेगरी, कंट्रोल है 20,000 का। कंट्रोल ए से नरेट, यहाँ पे मैंने सिंपली कंट्रोल ए। बैलेंस शीट में जाते हैं अभी हम, देखें 1.5 लाख रुपए था बिजनेस में आया हुआ, उसमें से 1.5 लाख में से 1,20,000 फिक्स्ड एसेट्स में इन्वेस्ट कर दिया, बचा 30,000 बैंक में पड़ा होगा, ओके। फिर से हम अकाउंटिंग वाउचर्स पे आ गए। अभी हम बिजनेस सेल्स की अकाउंटिंग करेंगे।
इसमें मैं जीएसटी इंक्लूड नहीं कर रहा हूँ, नहीं तो और ये चीजें कॉम्प्लिकेट हो जाएगी। सिंप्लिसिटी के लिए और आपको इजीली समझ में आ जाए तो हम बिना जीएसटी के अकाउंटिंग करेंगे यहाँ पर। तो यहाँ पे आप पूरे साल भर में आपने सेल्स किया होगा, तो हम एक ही एंट्री में उसका इफेक्ट लेंगे यहाँ पर। लेकिन जैसे जैसे बिजनेस में सेल्स होता है या जो कुछ भी होता है, इनकम, एक्सपेंस, असेट, लायबिलिटीज, वो हर दिन का बिल वाइज आपको मेंटेन करना जरूरी है। तो यहाँ पे हम समझने के लिए एक ही एंट्री कर रहे हैं। तो यहाँ पे कैश में सेल्स अकाउंट यहाँ पे नहीं बना होगा, अल्ट सी बना के सेल्स अकाउंट किस हेड में आएगा, इनकम का पार्ट है, सेल्स इनकम का है। तो यहाँ पे सेल्स जो इनकम का, तो यहाँ पे देखेंगे इनकम डायरेक्ट। लेकिन यहाँ पे और एक फीचर है कि आप डायरेक्ट सेल्स अकाउंट को भी डाल सकते हो, ऑटोमेटिकली वो इनकम का एक पार्ट बन जाता है। नो इन्वेंट्री वैल्यू इस केस में नहीं है तो एक्सेप्ट यस। 6 लाख 6.5 लाख रुपए का सेल्स बिल वाइज। यहाँ पे अगर जब भी आप बिल वाइज करोगे तो आप नरेशन बिल वाइज डिटेल्स मेंटेन कर सकते हो। अभी हमने कैश सेल देखा, अभी हम उधारी पे किसी को गुड्स बेच रहे हैं, उसकी एंट्री करना है। तो यहाँ पे जो होता है अभी जर्नल, पेमेंट और रिसिप्ट, जिसमें कैश और बैंक का इन्वॉल्वमेंट होता है तब। लेकिन जब बैंक और कैश का इन्वॉल्वमेंट नहीं हो, जैसे हम उधारी की अकाउंटिंग कर रहे हैं तो उसमें बैंक और कैश का इन्वॉल्वमेंट कुछ भी नहीं है, तो इसलिए जर्नल एंट्री की जाती है। तो डेबिट यहाँ पे बाय होता है, तो यहाँ पे हम एलिक नाम के पर्सन को सेल कर रहे हैं। तो यहाँ पे अल्सी, उससे पैसा लेना है, वो डेटर है हमारा, और असेट्स है तो असेट अकाउंट, ये यहाँ पे सन्ड्री डेटर्स लिखेंगे। डेटर का मतलब वो जिससे हमें पैसा लेना है, हमें मतलब बिजनेस को पैसा लेना है। तो यहाँ पे सन्ड्री डेटर्स अकाउंट, यहाँ पे देखिए बोल रहे हैं मेंटेन बैलेंस बिल बाय बिल, तो अभी हम नहीं कर रहे हैं सिंप्लिसिटी के लिए। कंट्रोल ए करके अकाउंट क्रिएट हो गया। कितने का, हमने 1.5 लाख रुपए का उधारी में सामान बेचा डेबिट करके। 2 यहाँ पर क्रेडिट को रिप्रेजेंट करता है, हमने उधारी में बेचा है। तो सेल्स अकाउंट वो हमारी इनकम है, और हमने पहले से ही देखा हुआ है इनकम में क्रेडिट होता है हमेशा। कंट्रोल ए कर देंगे, हमारी एंट्री हो गई। एलिक को उधारी में सेल किया, अभी उससे कैश आया होगा कभी ना कभी पूरे साल भर में। तो हम अभी 31 मार्च को मान लेते हैं कि उसने 1.5 लाख में से 1 लाख रुपए का पेमेंट कर दिया। तो यहाँ पे पेमेंट आता है, तो रिसिप्ट किसके में आया है, बैंक में आया है, सॉरी स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। किसने दिया है, एलिक। तो यहाँ से एलिक से अकाउंट से माइनस हो जाएगा 1 लाख, तो इसलिए हमने एलिक को क्रेडिट कर दिया। कंट्रोल ए। अभी हम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट देखते हैं कि प्रॉपर डिटेल्स वहां पे आ गई है क्या। देखिए हमने 6.5 लाख का कैश में सेल किया है और 1.5 लाख का उधारी में सेल किया हुआ है, करेक्ट। अभी हम परचेज की अकाउंटिंग करेंगे। सपोज आपने कैश में परचेज किया हुआ है 31 मार्च को 2,50,000 का, तो पेमेंट इन्वॉल्व है, तो पेमेंट यहाँ पे आपने कैश में परचेज किया है, तो यहाँ पे आपको अल्ट सी से परचेज अकाउंट क्रिएट करना चाहिए। मैंने ऑलरेडी क्रिएट किया हुआ है, और उसका हेड जो था अंडर हेड में परचेज अकाउंट सिलेक्ट करना चाहिए। तो यहाँ देखिए परचेज अकाउंट 2,50,000 का। सिंपली आप नरेशन में बिल वाइज डिटेल डाल सकते हो। मैंने सिंपली कंट्रोल ए करके एंट्री कंप्लीट कर ली। बिजनेस में जनरली कैश में भी होता है ट्रांजैक्शन, लेकिन उधारी में भी सामान खरीदा जाता और बेचा। अभी हम उधारी की अकाउंटिंग एक बार देख रहे हैं। उधारी में पेमेंट का इन्वॉल्व नहीं रहता है, तो आप टैली में F7 जर्नल के थ्रू नॉन कैश ट्रांजैक्शन की एंट्री कर सकते हैं। तो परचेज है, ओके, 75,000 का 2 करेंगे, वो क्रेडिट को रिप्रेजेंट करता है। आपने आकाश
से आकाश से 75,000 का सामान खरीदा है उधारी में। देखिए, जिस इसमें हम नरेशन में बिल वाइज डिटेल्स डाल सकते हैं। कंट्रोल ए से सिंपली सेव कर दीजिए। अभी जो आपने आकाश से परचेज किया था उधारी में, आप साल भर में आप मान लेते हैं 31 मार्च को आपने उसका एक पेमेंट कर दिया। तो एक आपने 20,000 का आकाश को पेमेंट किया। जब हम परचेज किया था तो हमने आकाश के अकाउंट को क्रेडिट किया था कि हमें उसको पे करना है। अभी हम उसको पे कर रहे हैं तो इसका मतलब अपोजिट एंट्री होगी, तो हम आकाश को अभी डेबिट करेंगे। कितना पेमेंट कर रहे हैं? 20,000। सॉरी, यहाँ पे F5 करके पेमेंट लिखना पड़ेगा, कैश अकाउंट। आपने जिस दिन को आकाश को पेमेंट किया उसका नरेशन लिख सकते हो, कंट्रोल ए से सेव कर दो। जनरली जब आप गुड्स को परचेज और सेल्स करते हो उसमें कुछ डिफेक्टिव आइटम आ सकते हैं, तो हमेशा बिजनेस में कभी ना कभी रिटर्न जो होता है गुड्स का होता रहता है। तो हम एक परचेज रिटर्न की अकाउंटिंग करते हैं। मान लेते हैं वो परचेज रिटर्न जो था कैश के फॉर्म में था, तो 31 मार्च को आपने गुड्स जो थे वापस कर दिए जो आपने कैश में खरीदे थे। तो यहाँ पे सिंपली उसकी रिवर्स एंट्री होगी। तो अभी आपके पास कैश आएगा जब आप रिटर्न करने जाओगे, तो आपको सपोज कैश वापस मिल गया आपको परचेज रिटर्न का। यहाँ पे देखिए परचेज रिटर्न अकाउंट मैंने ऑलरेडी क्रिएट किया हुआ है, तो उसका हेड परचेज ही आएगा क्योंकि परचेज से हमको नेट करवाना है। मैं आपको शो दिखाऊंगा कि वो कैसे नेट होता है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। 20,000 का परचेज रिटर्न डिटेल्स आप नरेशन में डाल सकते हैं, कंट्रोल ए। सेम चीज सेल्स रिटर्न, जिस सामने जैसे आपने सामने वाले को सेल किया था तो आपको भी आपके कस्टमर ने रिटर्न किया होगा। इस केस में आप अभी पेमेंट कर रहे हो अपने कस्टमर्स को, तो यहाँ पे आप कैश के थ्रू उनको रिटर्न कर रहे हो। यहाँ पे सेल्स रिटर्न का अकाउंट नहीं बना है, तो अल्ट सी करेंगे, सेल्स रिटर्न अकाउंट। हेड जो होगा उसका सेल्स ही आएगा नेट करने के लिए, कंट्रोल ए। सेल्स रिटर्न 35,000, कंट्रोल ए करके एंट्री सेव कर दिए। आइए अभी हम नेट क्या होता है वो देखते हैं। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, यहाँ पे देखिए सेल्स था, हमने हेड जो था सेल्स अकाउंट का वो इसलिए सिलेक्ट किया ताकि जो सेल्स रिटर्न की जो एंट्री है वो सेल्स के नीचे आ जाए, ताकि हमें और कहीं देखना ना पड़े। सिंपली एक अकाउंट ओपन करें, कितना रिटर्न है वो भी हमें पता पड़ जाए। तो सेल्स अकाउंट 8 लाख, सेल्स रिटर्न 35,000, नेट होकर 7,65,000। सेम चीज परचेज अकाउंट से 3,25,000 का परचेज किया था, रिटर्न एक जगह आ गया, तो नेट में परचेज 3,05,000। ओके, अभी हम कुछ एक्सपेंसेस की एंट्री करेंगे। तो यहाँ पे सिंपली ट्रांजैक्शन में अकाउंटिंग वाउचर शॉर्ट, यहाँ पे आप V जो है एक रेड कलर में देख रहे हैं, इसका मतलब है शॉर्टकट की। तो आप सिंपली अपने कीबोर्ड पे V प्रेस करेंगे तो आप डायरेक्टली वाउचर्स में चल जाएंगे। आपने अभी ट्रांसपोर्टेशन चार्जेस जो हैं इनकर किया, पेमेंट इन्वॉल्व है। आपने जो भी गुड्स खरीदे या बेचे उस टाइम पे आपको जब ट्रांसपोर्टेशन चार्जेस लगा होगा उसकी एंट्री करना है। तो हम बैंक के थ्रू, आप कैश के थ्रू आपने ट्रांसपोर्टेशन चार्जेस का पेमेंट कर दिया है। अकाउंट नहीं है, अकाउंट ओपन कर देंगे, ट्रांसपोर्टेशन चार्जेस अकाउंट, ये है एक्सपेंडिचर अकाउंट। और हमारे पास ये ग्रुप्स जो है टैली के खुद के बने हुए हैं, आपको ये क्रिएट नहीं करने पड़ते। आप क्रिएट कर सकते हो लेकिन ऑलमोस्ट हर चीज यहाँ पे आ गई है। तो देखिए यहाँ पे एक्सपेंसेस भी आ गया होगा, जो आपके परचेज और सेल्स से रिलेटेड डायरेक्टली एक्सपेंसेस जुड़े हुए हैं वो आपको डायरेक्ट एक्सपेंसेस में डालने हैं। जैसे ट्रांसपोर्टेशन, आपके गुड्स को एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाना, मतलब गुड्स से इन्वॉल्व, तो एक्सपेंसेस डायरेक्ट, कंट्रोल ए से अकाउंट क्रिएट हो गया। यह है 25,000, नरेशन आप लिख सकते हो, कंट्रोल ए से सेव कर दिया। सेकंड, आपने लेबर लोगों को पेमेंट किया है, सिंपली वेजेस अकाउंट। जब हम लेबर्स को पेमेंट करते हैं तो उससे हम वेजेस अकाउंट क्रिएट करते हैं, सिंपली डायरेक्ट एक्सपेंसेस में आएगा, कंट्रोल ए करके सेव कर दिया।
यहाँ पे आपने कैश के थ्रू ने पेमेंट किया है। यहाँ पे देखिए वेजेस अकाउंट क्रिएट हो गया, आपने 25,000 का वेजेस पेमेंट किया लेबर्स को, कंट्रोल से एंट्री सेव हो गई। फिर जब गुड्स लोड होता है आपके व्हीकल में या अनलोड होता है, जब आप अपने व्हीकल से गुड्स निकाल के अपनी फैक्ट्री में जमा करते हो अनलोडिंग, तो उसके लिए आपको लेबर्स को लोडिंग और अनलोडिंग चार्जेस पे करने पड़ते हैं। तो हम अभी वही एंट्री यहाँ पर भी करेंगे। तो यहाँ से आप कैश पेमेंट आपने लेबर्स को किसके लिए, लोडिंग एंड अनलोडिंग के लिए, हम पहले लोडिंग एंड अनलोडिंग चार्जेस का अकाउंट क्रिएट कर लेंगे। लोडिंग एंड अनलोडिंग चार्जेस अकाउंट डायरेक्ट एक्सपेंसेस में आएगा, गुड्स से रिलेटेड है 15,000। कंट्रोल ए करके आपने उसको सेव कर दिया। अभी हम बैलेंस शीट में जाएंगे। अभी बिजनेस के पास आप देख रहे होंगे 3 लाख का कैश पड़ा हुआ है। इतना ज्यादा बिजनेस में कैश रखना सही नहीं है। तो सिंपली यहाँ पे आप देखिए सेल की आपको डिटेल मिल गई, परचेज की आपने अकाउंट को पेमेंट पे किया और एक्सपेंसेस की। अभी ये कैश जो है 3 लाख, उसमें से आपको लगता है कि 50,000 कैश पड़ा रहना चाहिए। छोटे छोटे एक्सपेंसेस बिजनेस में होते रहते हैं, बाकी जो कैश है पूरा का पूरा बैंक में डिपॉजिट करने जाए। तो यहाँ इस लेजर के थ्रू ना आपको अभी यहाँ से पहले बाहर जाके अकाउंटिंग वाउचर्स में जाने की जरूरत नहीं है, बल्कि आप यहाँ से भी एंट्री कर सकते हैं। तो ये देखिए नीचे ये आपको कुछ शॉर्टकट कीज दी हुई है ए, और इसके नीचे जो एक लाइन है, इस लाइन का मतलब है कि आपको अल्ट प्रेस करके अल्फाबेट को प्रेस करना है। तो अल्ट ए जब आप प्रेस करेंगे तो आप वाउचर में आ जाएंगे। मतलब आपको एक जो ट्रैवल करना पड़ता था अभी आपको नहीं करना पड़ेगा। अभी आपने 2,50,000 आपने डिसाइड किया बैंक में जमा करना है। यहाँ पे एक चीज जो आपको समझनी और पड़ेगी, हम जब कैश का इन्वॉल्व होता है हम पेमेंट और रिसिप्ट यूज करते हैं, लेकिन वो तब यूज करना चाहिए जब आपका कैश जो है किसी पार्टी के पास जाना या आना रहता है। लेकिन जब आप कैश अपने ही बैंक में डिपॉजिट या विड्रॉ करते हो, उस टाइम में टैली में एक फीचर है जो है कॉन्ट्रा का, उसमें आप उसके थ्रू आपको कैश डिपॉजिट और कैश विड्रॉ की एंट्री करनी पड़ती है। तो आपने यहाँ पे आप लिखोगे इंडिया कैश अकाउंट 2,50,000 आपने जमा कर दिया। तो आपका देखिए 3 लाख से बैलेंस, क्लोजिंग बैलेंस 50,000 पे आ गया। मतलब 2,50,000 जो आपने जमा किए उसको माइनस करने के बाद 50,000 क्लोजिंग बैलेंस है, बचा हुआ कैश आपके पास पड़ा हुआ है। अभी हम फिर से अकाउंटिंग वाउचर्स में जाएंगे। अभी हम कुछ पेमेंट्स करेंगे, जैसे अकाउंटेंट की सैलरी, वो बैंक के थ्रू पेमेंट करेंगे। कैश हमने कम यूज करना है, तो यहाँ पे अकाउंट क्रिएट करना है, अकाउंटेंट सैलरी अकाउंट। यहाँ पे ये बिजनेस के गुड्स से रिलेटेड नहीं है, ये आप सर्विसेज ले रहे हो आपके बिजनेस के बेनिफिट के लिए, गुड्स से इसका डायरेक्ट रिलेशन नहीं है, तो इसलिए एक्सपेंसेस इनडायरेक्ट में आते हैं। ओके, तो इससे आप डायरेक्ट और इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस का क्यों अलग से ग्रुप बनाया गया है वो भी आपको क्लियर हो गया होगा। तो अकाउंटेंट की सैलरी हम पे कर देते हैं 80,000 पर ईयर, कंट्रोल ए करके सेव कर दिए। आपने बिजनेस के लिए कुछ एडवर्टाइजमेंट किए तो आप अल्ट सी से अकाउंट क्रिएट कर लेंगे, एडवर्टाइजमेंट अकाउंट। इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस कंट्रोल से सेव हो गया। आपने 35,000 का एडवर्टाइजमेंट का पेमेंट कर दिया। उसके बाद बिजनेस में छोटी छोटी प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी, तो इसके लिए आप कैश यूज कर रहे हो, तो ऐसे कैश का अकाउंट और प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी अकाउंट ओपन कर लेंगे। प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी अकाउंट
कंट्रोल है 15,000। बिजनेस में एक सबसे बड़ा जो रिस्क रहता है, आपके बिजनेस में अगर फायर लग जाती है तो उससे आपको बहुत नुकसान हो सकता है। तो उस नुकसान को रोकने के लिए इंश्योरेंस कराया जाता है। तो जनरली हर कोई बिजनेस में स्टॉक का इंश्योरेंस करवाता ही है। तो अभी हम स्टॉक इंश्योरेंस की एंट्री करेंगे। तो यहाँ पे आप बैंक के थ्रू आपने इंश्योरेंस कंपनी को पेमेंट किया है अल्टी से स्टॉक इंश्योरेंस चार्जेस इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस 10,000। अभी आप हमें पेमेंट कर रहे हैं, मतलब ऑडिटर्स को, कि हमने आपका ऑडिट किए हैं अकाउंट्स का, तो इसलिए बिजनेस को ऑडिट फीस पे करनी है। तो यहाँ पे ऑडिट फीस का एक अकाउंट क्रिएट करेंगे। डायरेक्ट कंट्रोल है 10,000। एक बार आप सिर्फ प्रैक्टिस करते रहे तो आपको शॉर्टकट इजीली आपको याद हो जाएंगे और आप बहुत स्पीड से अकाउंटिंग कर पाएंगे। और इससे बहुत बेनिफिट है कि आप अगर कहीं जॉब के लिए अप्लाई करते हो अकाउंटेंट की, तो आपको पहले से सीखा होगा, तो आप इजीली आप इंटरव्यू में अच्छा प्रेजेंट कर पाएंगे। या नहीं तो आप पार्ट टाइम पे फ्रीलांसिंग वेबसाइट पे भी डेटा एंट्री की जॉब ढूंढ सकते हैं। तो इसलिए इस वीडियोस को ध्यान से देखिएगा और एंड तक जरूर देखिएगा। ओके, अभी हम कुछ और एक्सपेंसेस की एंट्री कर लेते हैं। जैसे आपने कैश में जो सपोज आपको कुछ करना होगा कहीं पे अपने क्लाइंट्स को या फिर लीगल डॉक्यूमेंट, तो यहाँ पे आपने पोस्टेज के खर्चे का एक अकाउंट क्रिएट कर लेते हैं। पोस्टेज एंड टेलीग्राम चार्जेस अकाउंट इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस 4,350 कंट्रोल है, सेव हो गई। जो कुछ भी एक्सपेंसेस बिजनेस में होते हैं, जैसे आपने चाय का खर्चा, आपके नाश्ते पानी का खर्चा बिजनेस में होता है, छोटे छोटे एक्सपेंसेस रहते हैं, ना कि हजारों में। तो इतने छोटे छोटे एक्सपेंसेस के अलग अलग अकाउंट क्रिएट करने की जरूरत नहीं है। सिंपली आपको एक अकाउंट क्रिएट करना है और पूरे छोटे छोटे खर्चे उसमें डालने हैं। तो यहाँ पे हम कैश, क्योंकि वो तो छोटे खर्चे हैं और वो उस अकाउंट का नाम है मिसलेनियस एक्सपेंडिचर, तो हम अल्ट सी से उसको क्रिएट करते हैं, मिसलेनियस एक्सपेंसेस अकाउंट इनडायरेक्ट। ओके, 10,000 पूरे साल भर के कंट्रोल है। अभी हम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट पे चलते हैं, देखते हैं हमारा अभी सपोज पूरी अकाउंटिंग बिजनेस से रिलेटेड हो गई। 31 मार्च एंड है, जहाँ पे ऑडिटर जहाँ पर आप अपने बुक्स को अपने साल भर का देखना चाहते हो कि आपने कितना प्रॉफिट कमाया। तो अभी आप पूरे रेडी हो, आपने सेल कर दी, आपने परचेजेस कर ली, आपने एक्सपेंसेस बुक कर लिए। अभी आपको सिर्फ प्रॉफिट देखना है कि आपका बिजनेस प्रॉफिट में चल रहा है या लॉस पे। सिंपली है यहाँ पे, तो यहाँ पे देखिए बिजनेस को 2,30,650 का प्रॉफिट हुआ है, फिर 7,65,000 का। यहाँ पे डायरेक्ट एक्सपेंसेस देखिए, ये परचेज पे रेंट है और सेल्स है, इसलिए इसकी कैटेगरी यहाँ पे आई है। ग्रॉस प्रॉफिट का मतलब होता है जो भी आपने प्रॉफिट कमाया गुड्स को खरीदने बेचने और उससे डायरेक्टली रिलेटेड एक्सपेंसेस से उससे रिलेटेड प्रॉफिट। और बच्चे कुछ जो एक्सपेंसेस है वो यहाँ पे आते हैं बिजनेस से रिलेटेड, वो भी इंपॉर्टेंट रहते हैं, जैसे एडवर्टाइजमेंट हो गई, अकाउंटेंट की सैलरी हो गई, वो सब चीजें। जो चीज ग्रॉस प्रॉफिट के बाद आप जब इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस को माइनस करोगे तो जो आपको प्रॉफिट होगा उसको नेट प्रॉफिट बोला जाता है, 2,30,650। दो एंट्रीज करना बहुत जरूरी है, पर उसके लिए आपको एक कंसेप्ट मुझे समझाना है, जो है डेप्रिसिएशन का। तो इससे हम एक एग्जांपल से समझते हैं। सपोज आपने एक व्हीकल ली 5 लाख रुपीज की और उसकी लाइफ जो है मान लेते हैं 10 साल चलेगी। तो आपको क्या लगता है कि जो व्हीकल की कीमत आज है वो 10 साल के बाद रहेगी? तो आंसर जनरली नहीं होगा, क्योंकि हर साल कुछ ना कुछ मशीनरी में
खराबियां आती हैं, उसमें रिपेयर्स होता है, तो उसकी वैल्यू टाइम के हिसाब से धीरे धीरे कम होती जाती है। जो वैल्यू कम होती है हम उसे डेप्रिसिएशन के नाम से रिप्रेजेंट करते हैं। तो डेप्रिसिएशन वो अमाउंट रहता है जो हर साल व्हीकल या आपके असेट्स में से कितनी वैल्यू माइनस हुई है वो हम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में डाल देते हैं। तो इससे आपको बेसिक आइडिया मिल गया होगा कि डेप्रिसिएशन क्यों होता है। अभी इसे कैलकुलेट कैसे करते हैं, तो इसकी जनरली दो मेथड्स हैं, एक तो स्ट्रेट लाइन मेथड, दूसरा रिटर्न डाउन वैल्यू मेथड। बट इस वीडियो में हम स्ट्रेट लाइन मेथड के हिसाब से उसे कैलकुलेट करेंगे। सिंपली इसमें कॉस्ट माइनस आज से 10 साल बाद उस मशीन की क्या वैल्यू होगी, जो आज पॉसिबल नहीं है निकालना, लेकिन हम उसे एक एजम्पशन ला लेते हैं कि 5% होगी कॉस्ट की होगी। तो 5 लाख का 5% वो हमारी साल्वेज वैल्यू, मतलब जो हमें 10 साल बाद मिलेगी, कॉस्ट माइनस साल्वेज वैल्यू डिवाइड बाय उसकी लाइफ कितनी है असेट की। तो जो इस एग्जांपल हमने 10 ईयर्स लिए थे उससे डिवाइड करेंगे। इससे आपका डेप्रिसिएशन पर ईयर कैलकुलेट हो जाएगा। ओके, तो इससे आपको डेप्रिसिएशन क्या होता है, उसको कैसे कैलकुलेट करता है, उसमें कौन सी मेथड यूज होती है, वो मैंने आपको बता दिया। तो अभी हम अकाउंटिंग एंट्रीज उसकी कैसे करते हैं वो देखते हैं। आप बैलेंस शीट में जाइए, आपका फिक्स्ड एसेट्स हैं 1 लाख का, मशीनरी कंप्यूटर 20,000 का। मशीनरी जो है उसकी लाइफ में 10 ईयर्स मान लेता हूं। तो क्या डेप्रिसिएशन यहाँ पे नरेशन में गए, सॉरी, अभी हम यहाँ पे एक डेप्रिसिएशन की एंट्री पास करेंगे। मैंने आपको शॉर्टकट बताया हुआ है डायरेक्ट वाउचर क्रिएट करने का, Alt A। ये है कैश से रिलेटेड एंट्री है ही नहीं, इसमें कैश इन्वॉल्व होता ही नहीं, इसलिए डेप्रिसिएशन को हम नॉन कैश एक्सपेंडिचर भी कहते हैं। तो इसमें हम जर्नल के थ्रू जाएंगे। ओके, डेप्रिसिएशन एक खर्चा है और खर्चे में हमेशा डेबिट बैलेंस रहता है। देखिए डेप्रिसिएशन अकाउंट क्रिएट नहीं है, तो हम यहाँ पर एक अकाउंट क्रिएट करते हैं। हम एक ही अकाउंट क्रिएट करते हैं, एक अकाउंट के थ्रू हर एक असेट्स में से कितनी वैल्यू रिड्यूस होती है वो हम एक अकाउंट में डाल देते हैं और वही पूरा अकाउंट प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में ट्रांसफर हो जाता है। यहाँ पे हम लिख देते हैं डेप्रिसिएशन अकाउंट, इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस। मशीनरी की वैल्यू देख लीजिए यहाँ पे, 1 मिनट, ये हम क्रेडिट किससे करेंगे, मशीनरी अकाउंट से। मशीनरी की कॉस्ट है 1 लाख रुपीज, 5% उसका अगर रेसिडुअल वैल्यू मानेंगे 5,000, 1 लाख माइनस 5,000 95,000 डिवाइड बाय लाइफ जो है 10 ईयर्स 9,500। मशीनरी में भी 9,500 से फिर आप यहाँ पे कैलकुलेशन लिख सकते हो कैसा आया, मैं सिंपली कंट्रोल ए कर रहा हूँ। देखिए आपने 1 लाख में खरीदा था और 1 साल में 9,500 से इसकी वैल्यू रिड्यूस हुई, मतलब क्लोजिंग बैलेंस 90,500। अभी 31 मार्च को मशीनरी की करेक्ट वैल्यू निकल गई। सेम चीज हम कंप्यूटर के साथ भी करेंगे। तो यहाँ पे फिर से एक वाउचर क्रिएट करेंगे Alt A से, कोई कैश इन्वॉल्व नहीं है तो जर्नल, सिंपली एक ही अकाउंट डेप्रिसिएशन अकाउंट। कैलकुलेशन कॉस्ट है 20,000 का 5%, यहाँ पे 1,000 क्रेडिट करना है हमें कंप्यूटर अकाउंट। यहाँ पे आप कैलकुलेशन लिख सकते हैं। देखिए 20,000 में से 1,000, तो 31 मार्च को इसकी करेक्ट वैल्यू क्या है कंप्यूटर की, वो आ गई जो है 19,000। अब ये जो अकाउंट रहता है, टैली अपने आप इस अकाउंट को जो डेप्रिसिएशन अकाउंट है वो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में डाल देते हैं। तभी आप देख रहे होंगे कि जो चीज हमने कोई भी एंट्री में प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट लिखा ही नहीं है। देखिए सब में कैश सेल या फिर अलग अलग अकाउंट है, तो टैली ऑटोमेटिकली आपके सब एक्सपेंसेस इनकम आपके प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में डाल देता है। देखिए यहाँ पे एक और चीज आनी चाहिए थी। हम मान लेते हैं कि हमने इस साल बिजनेस स्टार्ट किया तो हमारे पास शुरू में कोई स्टॉक नहीं था, इन्वेंट्री नहीं थी, तो 0, यहाँ पे ओपनिंग स्टॉक नहीं है। और सेम चीज मैं मान लेता हूं कि क्लोजिंग स्टॉक था वो भी नील है, मतलब आपने सपोज 1 लाख क्वांटिटीज खरीदी और 1 लाख क्वांटिटीज बेची, तो ना आपके पास कोई स्टॉक बचा ही नहीं 31 मार्च को।
बट अगर आपने सपोज 1 लाख क्वांटिटीज खरीदी और 80,000 आपने बेची, तो जो 20,000 की क्वांटिटी बची थी वो जस्ट सेल्स अकाउंट के नीचे आई रहती। बट मैंने इजी करने के लिए अभी यहाँ पे उसको नहीं लाया है। तो हम मान लेते हैं जितना खरीदा उतना ही बेचा, सेल्स हो गया, परचेज हो गए, एक्सपेंसेस हो गए, प्रॉफिट भी कैलकुलेट हो गया। तो अभी कार्तिक सानी एंड कंपनी का 2,20,150 का प्रॉफिट हुआ है साल भर में। इसके ऊपर इनकम टैक्स भी आएगा, लेकिन सिंप्लिसिटी के लिए इग्नोर किया हुआ है। अभी हम बैलेंस शीट में जाते हैं। अभी आपको बैलेंस शीट को थोड़ा ओपन करना है डिटेल में, तो आप शिफ्ट एंटर का यूज कर सकते हो, जस्ट लाइक। देखिए क्लोजिंग स्टॉक, आपके पास कुछ पड़ा रहता, वो आपका असेट रहता, तो वो अपने आप यहाँ पे आ जाता। ठीक है, अभी बिजनेस को प्रॉफिट हुआ है, ये प्रॉफिट किसको बिलोंग करता है? ऑनर को। तो ऑनर को अभी उसका शेयर मिलना चाहिए, करेक्ट? तो ये जो 2,20,000 यहाँ अलग से पड़ा हुआ है, ये किसको जाएगा? ऑनर को। तो हम कार्तिक सानी के अकाउंट में जाए, ऑनर के अकाउंट में, यहाँ पे आए, शॉर्टकट यहाँ पे जर्नल, क्योंकि कैश इन्वॉल्व नहीं है। ओके, अभी हम प्रॉफिट जो था वो था क्रेडिट बैलेंस। आपने जब प्रॉफिट होता है तो इनकम माइनस एक्सपेंसेस जब आप होते हैं, तब जो प्रॉफिट होता है वो क्रेडिट साइड में आता है, करेक्ट? हम उस प्रॉफिट जो क्रेडिट साइड में, उसको रिवर्स एंट्री करना है, वहां से नील करना है। तो यहाँ पे आप देखिए प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट मैंने यहाँ से सिलेक्ट किया। कितना अमाउंट था? अगर आपको वापस अमाउंट याद नहीं है तो आप यहाँ से भी देख सकते हैं, 2,20,150, 2,20,150, 2 कर दीजिए। हमेशा एक जगह बाय है तो दूसरी जगह 2 होना चाहिए। तो इसका सिंपल रीजन है, डेबिट और क्रेडिट दो अलग अलग नेचर है। ये प्रॉफिट हम ऑनर को, तो यहाँ आप लिख देते हैं नरेशन में, प्रॉफिट ट्रांसफर टू ऑनर। देखिए प्रॉफिट लॉस अकाउंट में क्रेडिट में 220,150 था, ट्रांसफर कर दिया मतलब माइनस 220,150, और वो प्रॉफिट जो आया ऑनर के अकाउंट में चले गया। ऑनर ने देखिए 1.5 लाख इन्वेस्ट किया बिजनेस में, प्रॉफिट 2,20,150 का, मतलब उसको इन्फॉर्मेशन मिल रही है कि मेरा बिजनेस सही तरीके से रन कर रहा है। एक इसमें चीज है कि जब बिजनेस ने ऑनर ने इन्वेस्ट किया 1,50,000 का, उसने प्रॉफिट कमाया, तो उसको साल भर में अपने हाउस होल्ड एक्सपेंसेस ये सब चीजें लग रही होंगी, तो उसने साल भर में टाइम टू टाइम अपने हिसाब से कैश विड्रॉ किया होगा, बैंक के थ्रू या कैश के थ्रू भी। तो हम उसकी एक सिंपल एंट्री एक बार में डाल रहे हैं। तो ऐसा मान लेते हैं कि ऑनर को 1 लाख रुपए की पूरे साल भर में जरूरत पड़ी थी, तो अल्ट ए से हम अकाउंटिंग एंट्री पेमेंट करवाएंगे। मैंने शुरू में आपसे कहा था ऑनरशिप और मैनेजमेंट अलग अलग रहता है अकाउंटिंग करते टाइम, और बिजनेस में भी। तो यहाँ पे पेमेंट की एंट्री आएगी। तो यहाँ पे बैंक के थ्रू हम ऑनर ने 1 लाख रुपए विड्रॉ करके चला गया। तो देखिए 1,50,000 इन्वेस्ट, 220 का प्रॉफिट, और उसमें से कुछ रिटर्न लेके चले गया। तो ऑनर का सिर्फ बिजनेस में कितना पैसा लगा हुआ है? 2,70,150 का। आप लोगों ने जनरली सुना होगा बिल गेट्स का 100 बिलियन, वॉरेन बफेट का 80 बिलियन, इसका नेटवर्थ है। वो नेटवर्थ कैलकुलेट कैसे होता है? वो नेटवर्थ बैलेंस शीट से ही कैलकुलेट होता है। लेकिन जैसे अभी कार्तिक सानी का यहाँ पे नेटवर्थ आप देखोगे बिजनेस में 270,150 है, लेकिन और भी बहुत सारी चीजें जो नेटवर्क कैलकुलेट करते टाइम आती हैं। इस बिजनेस में अगर मान लेते कार्तिक सानी का और कोई बिजनेस नहीं है और कोई इन्वेस्टमेंट नहीं है, तो सिंपली कार्तिक सानी का 2,70,150 का नेटवर्थ है 31 मार्च 2020 को, मतलब भी कार्तिक सानी 31 मार्च की नेटवर्थ है। और जो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट रहता है वो पूरे साल भर का रहता है, करेक्ट? तो इससे आपको और बेसिक आइडिया प्रॉफिट लॉस अकाउंट बैलेंस शीट की मिल गई होगी।
बैलेंस शीट में और डिटेल में, अगर थोड़ा डिटेल में आपको मैं और दिखा दूं, दैट्स इट। यहाँ पे अगर बिजनेस ने लोन लिया रहता तो वो आया रहता। देखिए बिजनेस में मशीनरीज हैं, कंप्यूटर्स हैं, स्टॉक नहीं है। डेटर्स में एलिक होगा जिसको हमने 1.5 लाख का सेल किया था, उसमें से 1 लाख आ गया, बचा 50,000। आकाश को हमने देखे 75,000 देना था, 40,000 पेमेंट करके 35,000 बच गया। अभी करंट असेट्स क्या होता है वो देखना है। जो भी असेट्स आपका कुछ टाइम में विद इन 1 ईयर में लिक्विड में क्रिएट होता है। लिक्विड मतलब कैश फॉर्म में, जैसे क्लोजिंग स्टॉक आप बेचोगे आपके पास जल्दी कैश आ जाएगा। डेटर आपका कैश में कलेक्शन है, कैश इन हैंड और बैंक अकाउंट ये तो कैश को ही रिप्रेजेंट करते हैं। तो सिंपली करंट असेट, जो असेट्स इजीली कन्वर्ट होने वाले हैं कैश में, उसको करंट असेट्स कहा जाता है। तो बैलेंस शीट को आप सिंपली देख पा रहे हो, फिक्स्ड असेट्स रहते हैं जो बिजनेस को चलाने में हेल्प करते हैं, जैसे मशीनरी। कुछ असेट्स जो बिजनेस के डे टू डे कैश से रिलेटेड रिप्रेजेंट करते हैं वो करंट असेट्स। नेटवर्थ, ये जो फिक्स्ड असेट्स आपको अगर 2,70,150 कैलकुलेट इजीली और करना है तो एक शॉर्टकट बता रहा हूँ। फिक्स्ड असेट्स प्लस करंट असेट्स में से लायबिलिटीज माइनस करोगे तब भी नेटवर्थ कैलकुलेट होता है। फिर से फिक्स्ड असेट्स प्लस करंट असेट्स माइनस लायबिलिटीज से आप डायरेक्ट नेटवर्थ कैलकुलेट कर सकते हो। इस सिंपल बैलेंस शीट से कॉम्प्लिकेटेड रहेगी तो और चीजें देखनी पड़ेगी, क्योंकि इसमें फिर अलग और चीजों को मर्ज करना पड़ता है। और इससे हमारी बैलेंस शीट की टैली हो गई। अगर बैलेंस शीट का आपका ये दोनों साइड मैच नहीं हो रहा तो आपकी बैलेंस शीट सही नहीं बनी हुई है। तो उसका सिंपल रूल है डेबिट इक्वल होना चाहिए क्रेडिट के। अगर स्टिल आपको कोई प्रॉब्लम है तो आप मुझे नीचे कमेंट में लिख सकते हो, मैं आपको उसका रिप्लाई जरूर दूंगा। लाइक कीजिए अगर आपको ये वीडियो यूजफुल लगता है, शेयर कीजिए अपने व्हाट्सएप पे, फेसबुक में, ताकि लोगों को अपने अकाउंटिंग की अवेयरनेस हो और इससे हमारे चैनल को भी ग्रो होने में हेल्प करें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।